मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का पेपर 2 देखेंगे, यानी कि पेपर 2 में 2014 का पेपर देखेंगे और इसमें हम CDP का भाग देखेंगे। और आपको मैंने कहा है अब आपके पास टाइम बहुत कम है, जाकर ओल्ड पेपर पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। अगर आप ओल्ड पेपर नहीं पढ़ते हैं और आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप कभी भी पेपर में नहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ओल्ड पेपर ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। मजाक में मत लीजिए, सीटेट पास होंगे तभी आप KVS की जो इतनी अच्छी अच्छी भर्ती आ रही है ना वो कर पाएंगे और DSSS या NVS में जा पाएंगे। नहीं तो जो एक सपना है टीचर बनने का, B.Ed लाखों घूम रहे हैं बच्चे जो B.Ed हैं, ठीक है। उन लाखों में से क्या हजारों में आने के लिए आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। चलिए तो समय व्यर्थ न करते, चलिए CDP आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है योग्यता और योग्यता समूह के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा है भाई? सीधी सीधी बात ये है, आपको जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ये देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, पहले क्वेश्चन को अवलोकन करिए, यानी कि बड़ा क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। पहले तो उस ट्रिक को लिखिए, उस ट्रिक का नहीं लिखते तो फिर टैग वर्ड ढूंढिए। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुत स्तर यानी कि बहुस्तरीय शिक्षण का अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन जब सत्य है तो वो होगा रचनात्मक आकलन के कभी कभी संकल्पनाओं को हो सकती है और इस प्रकार वितरित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय में अपने अवबोधात्मक को प्रतिबंध करते हुए संकल्पनाओं का मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग की, भाई कॉन्सेप्ट मैपिंग की जब बात आती है, देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग जब आपके सामने कॉन्सेप्ट मैपिंग का क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ लेना रचनात्मकता की बात आ रही है। और रचनात्मकता इसमें कहीं दिखाई दे रही है क्या? देखिए देखते हैं हम। हाँ, ये रचनात्मक आकलन करने की बात आ रही है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब होगा रचनात्मक, यानी कि रचनात्मक आकलन है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम के क्या कह रहा है पुनर्शोधित वर्गीकरण यानी कि मूल्यांकन के परिष्पक्व क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। भाई इसका होगा एक समाधान के तार्किक सुसंगत का परीक्षण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्न में से कौन से मूल का विश्वास व्यक्त करना चाहिए। भाई इस तरह के जब क्वेश्चन आए, किसकी बात करें? विश्वास की। और विश्वास व्यक्त करने का क्या बात है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा विश्वास की बात। विश्वास क्या कर रहा है? तो छात्रों को क्या दिलाना है हमें? एक तरह से उपलब्धि। और इसका यहाँ पे छात्रों की उपलब्धि की बात नहीं है, यहाँ तो मांग कर रहे। देखिए छात्रों की उपलब्धि रिलेटेड छात्रों को सफलता दिलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलानी की समस्या को निपटाया जा सकता है। भाई सीधे की सीधे बात यह है, प्रवक्ता यानी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, यानी कि उसे एक तरह से क्या करना है? बिल्कुल आराम आराम से समझाने की बात करनी है, इसलिए उसे कहेंगे क्या? प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सीखने में अशक्त यानी कि डिसेबल बच्चे को संदर्भ में तत्कालीन संबंधित प्रदान करना है, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमात्मक तकनीक जैसे तत्वों सृजनात्मक बौद्धिक गुणों, यानी कि एक तरह से भाई इतना लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन मिल रहा है, क्या में इतना समझ में नहीं आता। संबंधित अधिगम की बात कर रहा है, वो सीखने के लिए अशक्त बालक है यानी डिसेबल चाइल्ड है, तो सीखने के लिए अधिगम की बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा। भाई समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? मिक्स एजुकेशन। और मिक्स एजुकेशन का है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए व्यक्तिपूर्ण यानी कि एक तरह से समर्थ अधिगम अनुभव को परिवेश का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानता कार्य है, यानी असेस असाइनमेंट की बात कर रहा है, प्रतिभाव विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो वो होगा विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकार संगठित, यानी कि क्या करती है, संगठित स्थान के स्तर पर विभिन्न उपायों किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण संस्थानिक स्तर पर जुड़े कारण है, यानी कि भाई सीधे सीधे बात कर रहा है वो बच्चों को जोड़ने वाली। तो जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए क्या है, ओपन स्कूल खोले जाते हैं, जैसे कि NIOS है। और आप भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, जैसे इग्नू है ओपन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो वो है क्या का, वो यही कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो होते हैं जॉब करते रहते हैं, और जॉब करते करने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी चाहिए, और पढ़ाई चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, इग्नू में जाना है, राशि टंडन है, कोटा यूनिवर्सिटी है, जैसे वर्धमान यूनिवर्सिटी है, MP भोज है, इन सब जगह जा के आप अपने क्या पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आपका व्यवसाय भी चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या होती है, सामान्य या उससे अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है अधिगम अक्षमता। नॉर्मल चाइल्ड में नहीं कभी भी पाई जाती, याद रखना। नॉर्मल चाइल्ड नॉर्मल ही होता है बेचारा, वो तो नॉर्मल है, कुछ जानता ही नहीं है भाई। जो मज़े एक तरह से क्या होते हैं, किसके होते हैं, देखो कहने के लिए नॉर्मल चाइल्ड अधिगम अक्षमता, ठीक है, सामान्य और उससे अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है। पर क्या नॉर्मल चाइल्ड में आपको ये नहीं लगता कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, भाई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है सब तो उसको पूछते हैं, नॉर्मल चाइल्ड का क्या है? पर नॉर्मल चाइल्ड का रोल कहाँ प्ले होता है, जब एक बैलेंस समाज को लेके चलने वाली बात जब आती है ना, जो कहते हैं कि समाज में एक बैलेंस आदमी, तो वहीं आती है नॉर्मल चाइल्ड की बात। नॉर्मल चाइल्ड में नॉर्मल चीज़ें, पढ़ा भी वो नॉर्मल है, समाज में सारी चीज़ें सबके साथ बैठा भी है, खेला भी है, कूदा भी है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है वो बेचारा पढ़ता ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सामान्य समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होते हैं जहाँ पर परिवर्तनशील और लचीले पाठ्यक्रम होते हैं। किसी भी कक्षा के लिए, देखिए इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ, किसी भी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप लचीला क्लासरूम या लचीला पाठ्यक्रम नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा बच्चा, तो कभी भी आपके क्लासरूम या किसमें इम्पोर्टेंस नहीं होगी उस भी ज्ञान की जो आप पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ज्ञान संज्ञानात्मक प्रशिक्षित और शैक्षिक संवाद क्या होते हैं, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती हैं उनके लिए निम्नलिखित, भाई त्रुटि वाली बात है। त्रुटि क्या होती है, त्रुटि होती है सीखने का एक जरिया, सीखने का एक साधन, यानी कि त्रुटि का मतलब होता है सीख। जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि, खासकर इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा, KVS और NVS की तरह के जैसे इंटरव्यू, तो त्रुटि क्या होती है, त्रुटि का मतलब होता है बच्चों को एक सीखने का साधन। अगर आप त्रुटि नहीं करते हैं तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप बिल्कुल डफर हो। जो बच्चा एक तरह से त्रुटि नहीं करता है वो शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ों को सीखता है, और शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ों को सीखने का मतलब ये है वो कभी ना कभी उस चीज़ को भूल जाएगा। आज आपने गाड़ी चलानी सीखी, गाड़ी चलाते हुए ब्रेक की जगह क्लच दबा दिया, क्लच की जगह ब्रेक दबा दिया, वो गाड़ी ठुक गई, नुकसान हो गया। तो अगली बार आपको इतना लर्न रहेगा कि कहाँ ब्रेक दबाना है और कहाँ क्लच दबाना है। पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीखे, साइकिल चलाने में आपको गिरे, चोट लगी, और चोट लगने से क्या हुआ,
आपको पता चल गया कि ऐसे बैलेंस करनी है। फिर बैलेंस करके मोटरसाइकिल आए, गियर कहाँ डालना है, कहाँ पर हटाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये देखिए सामने, उनके उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ में अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, उस पर पहले अंडरलाइन लेंगे, तो भावनाओं को आलोचना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तर्जन यानी उत्तर ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राकेश की उत्तर्जन अनुपस्थिति, यानी कि एक तरह से क्या कह रहा है, तो उन दोनों के भावनात्मक अनुभव के अंतर क्या है? तो वो है अनुकूल का स्तर। और एक आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाए तो विविधता वाला भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन, सब आदमी विभिन्न होते हैं, यानी कि एक समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत सरकार के प्राथमिक विद्यालय में मध्य भोजन यानी कि, तो मध्य भोजन की बात कर रहा है। मध्य भोजन की योजना जो निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत की योजना को सहायता करती है? भाई सीधी सीधी बात है, व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहारवादी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के व्यवहारों को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्व स्थान है तथा इसके प्राय समूह को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। भाई सामाजिक रचना, भाई कहाँ सामाजिक रचना कहाँ है? समाज कहाँ है? स्कूल में। स्कूल कहाँ है? समाज में। दोनों कहाँ है? समाज में। भाई इतना कन्फ्यूजन क्यों होना? सीधी सीधी बात है, कोई भी आंसर ना मिले समाज, तो आंसर मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों के व्यवहार करने के कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो वो हो सकता है बच्चों को उन जगह बैठाना जहाँ से कम ध्यान भंगो। भाई आप क्या करते हो? अपने बच्चे को कहाँ लेके जाते हो? जब पढ़ने के लिए कहते हो, जाके अंदर वाले रूम में बैठ जा, जहाँ पर शोर नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम चलते हैं, आप भी अपने बच्चों को क्या कहते हैं? जाके अंदर वाले रूम में बैठ जाओ, वहाँ पे शोर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो गाने चलते रहेंगे, पड़ोसी तो गाने चलाते ही हैं। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं वो यहीं से आती है। और अगर आप अपनी लाइफ को सी टेट की लाइफ से जोड़ेंगे तो आप एज इट इज़ आंसर निकलते चल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को अनिश्चित रूप से स्पष्ट करता है? तो वो होता है तीसरा, विकास और आयु। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि क्या एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उसके अनुमान लगाया कि हीरा या चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। भाई कठिनाई अनुभव कर रहा है, सीधे सीधे विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली परिवर्तन से संबंधित बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। इस तरह कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मानवीय विकास के आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सुनिश्चित करता है? तो भाई सीधे सीधे बात, आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, विभिन्न क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट जब दिख जाए और उसके साथ आए आनुवंशिक परिवेश, तो यहाँ पर जो है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव का परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रसन्न पाठ्य क्या है पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है, क्या निहित है? देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं अभी, और तीनों ऑप्शन में से कोई दिख नहीं रहा मुझे भी इसका आंसर। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ देखिए अंत्यक्रिया आ गई। अंत्यक्रिया जहाँ हो गई, अंत्यक्रिया के सामाजिक दौरान विद्यालय प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हो जाएगा सामाजिक भूमिका को
अनौपचारिक संकेत देने, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं, यानी कि नहीं निकाले जा सकते, तो वो होंगे शाब्दिक शिक्षा की आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोलर वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है, तो वो है सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों का भौमिक श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डैश कक्षा में वास्तविक संरचना समस्याओं का संदर्भ में जटिल परियोजनाओं का कार्य करते हुए अध्यापक छात्र और एक दूसरे के अनुभव को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, तो वो क्या होगा, सामाजिक रचना। इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, क्या इम्पोर्टेंट है बताओ। अब ये बता दो मुझे इम्पोर्टेंट इसमें है क्या। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, अब आप ये कहोगे कि इम्पोर्टेंट है भाई। अब जिसने ऊपर वाला क्वेश्चन सही तरह पढ़ा होगा या करा होगा, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया उसने, ख़त्म। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को समझिए भी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में सामान्य शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय कि सभी छात्र ऐसे शिक्षा पाए जो उनके अनुकूलता हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जाता है, यानी कम आंका जाता है, तो वो क्या हो, तो भाई पियाजे के अनुसार सबसे कम में नापा जाता है, देखिए आनुवंशिक दान ज़्यादा सारी, देखिए इसका आ जाएगा चौथा आंसर, यानी कि सामाजिक अंतः क्रिया। चलिए ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 11 वर्ष का बच्चा स्टैनफोर्ड बने बुद्धि मापन में 130 अंक पाता है, तो मान लीजिए कि उसका सामान्य संभवतः वक्र इतना 100 है और 15। भाई सीधे सीधे इसे सॉल्व जब हम करेंगे, ये सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और फॉर्मूले के हिसाब से ये निकलता है 98। किसी दिन आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले समझाने में पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले समझ, भाई आईक्यू वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही दिया मैंने, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निरपेक्ष हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो होता है मस्तिष्क में एक भाग हुए क्षितिज केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करता है, ना कि संपूर्ण को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको समझने हैं तो आपको ओल्ड पेपर पढ़ने होंगे, और ओल्ड पेपर पढ़ने होंगे तो आपको ओल्ड पेपर चाहिए भी आपके पास, और ओल्ड पेपर चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ओल्ड पेपर पढ़ लो, टाइम बहुत कम है। अगर मजाक में लोगे कि ओल्ड पेपर से कुछ नहीं होता, तो सीटेट आपका मजाक बना देगा। क्लियर एंड कट बात कह रहा हूँ, सीटेट आपका मजाक बना देगा। ओल्ड पेपर में कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं, ओल्ड पेपर पढ़ लिया आपने और आपको याद हो गए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में बुक दी गई है, वहाँ से बुक ले लीजिए, और कीमत भी सस्ते में ही बुक मिल रही है। बहुत से बच्चे परेशान होते रहते हैं, हमें सस्ते में बुक नहीं मिलती, सस्ते में बुक नहीं मिलती। भाई आज सस्ते में मिल रही है, आज आप लेने को तैयार नहीं हो रहे, फिर कल कहोगे मेरा सीटेट पास नहीं हुआ। ब्लेम दूसरों को मत दीजिए, ब्लेम पहले खुद को तो देखिए क्या कर रहे हो। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करा करिए वीडियो देखने की, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।